हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। महिला पर्यवेक्षक की क्लासेस जारी है और आज की क्लास में हम देखेंगे कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013। आज इसका दूसरा भाग है, अंतिम भाग है, वो आज हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं पिछले क्लास में क्या हुआ था, क्या देखे थे हमने। तो पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम 2013, जिसके पृष्ठभूमि मैंने समझाया था कि आखिर किस कारण से ये आया था। तो आप देख सकते हैं, मैंने कहा था कि भी राजस्थान बनाम विशाखा जो एनजीओ है उनका एक केस था और इसके अंतर्गत एक महिला थी, राजस्थान की महिला थी जिसका नाम भवानी देवी था। वो किसी आंगनबाड़ी में कार्यरत थी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, बाल विवाह को रोकी थी, जिसके कारण से भवानी देवी का बलात्कार कर दिया गया, गैंग रेप कर दिया गया। और वहाँ के स्थानीय न्यायालय में ये जब मामला गया तो स्थानीय मामला में न्यायालय में गया तो ये जो भवानी देवी है वो केस हार गई थी। और जब एनजीओ ने ये मामला लिया तो राजस्थान सरकार पर केस कर दिया और बाद में ये कोर्ट ने क्या किया कि सभी राज्यों के लिए, ठीक है, सभी राज्यों के लिए निर्देश जारी कर दिया कि महिलाओं से संबंधित अधिनियम या नियम तैयार की जाए, ठीक है। तो ये पृष्ठभूमि था। संविधान के कुछ अनुच्छेद भी हमने देखे थे, जैसे कि अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया था कि विधि के समक्ष समता एवं संरक्षण का अधिकार रहेगा। 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 15(3) में स्पेशली महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया था और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिला था, ठीक है। चलिए परिचय देखे थे। उद्देश्य क्या था भाई, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक शोषण को रोकना। पारित कब हुआ था, 22 अप्रैल 2013 को। लागू जो है 9 दिसंबर 2013 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। यहाँ पर देखेंगे तो अध्याय कितनी है, 8, और धाराएं कितनी है, 30। 8 अध्याय और 30 धारा मौजूद है, जिसमें से हमने अध्याय 3 तक पढ़ लिए थे, ठीक है। अध्याय 1, 2, 3 हम पढ़ लिए थे, प्रारंभिक धारा 1 से लेकर धारा 3, ठीक है। अध्याय 2 में आंतरिक परिवार समिति का गठन, धारा नंबर 4। फिर अध्याय 3 में स्थानीय परिवार समिति का गठन, धारा 5 से 8। अध्याय 4 में परिवाद की बातें की गई है, धारा 9 से धारा 11। अध्याय 5 में परिवाद की जांच, धारा 12 से धारा 18। अध्याय 6 में नियोजन के कर्तव्य, धारा 19। अध्याय 7 में जिलाधिकारी के कर्तव्य और शक्ति, धारा 20। और अध्याय 8 में प्रकीर्ण, धारा 21 से धारा 30 तक सम्मिलित है, ठीक है। अध्याय 1 के प्रारंभिक में धारा 1 क्या कहता है भाई कि संक्षिप्त नाम होगा, विस्तार होंगे और प्रारंभ होगा। तो संक्षिप्त नाम वही है जो हम पढ़ रहे हैं, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम 2013, जो कि संपूर्ण भारत में लागू हुआ था और 9 दिसंबर 2013 को देखने को मिला था। फिर परिभाषाएं देखे थे हमने, विभिन्न परिभाषा। व्यथित व्यक्ति की परिभाषा देखे थे। तो व्यथित व्यक्ति कौन होते हैं, वो पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित महिला को व्यथित व्यक्ति हमने कहा। प्रत्यर्थी का मतलब है जो आरोपी है, ठीक है, जो पुरुष है, जो आरोपी है, जिन्होंने लैंगिक शोषण किया है, वो क्या कहलाएंगे, प्रत्यर्थी कहलाएंगे। घरेलू कर्मकार, जो घरेलू काम काज करने वाली महिला, जिससे बाई हो गए, झाड़ू पोछा करने वाली, बर्तन धोने वाली, इसको हमने घरेलू कर्मकार कहा। नियोजक जो फैक्ट्री या किसी स्थान का, किसी ऑफिस का मालिक, बॉस, काम देने वाला व्यक्ति होता है। कार्यस्थल, वो सभी कार्यस्थल आएंगे जहां महिलाएं कार्यरत है। लैंगिक उत्पीड़न की बातें करें तो शारीरिक संपर्क, अश्लील बातें करना, एमएमएस दिखाना, वीडियो दिखाना, ठीक है, छेड़खानी करना, भद्र व्यवहार करना, लैंगिक जो है व्यवहार करना, ये सारे इसमें सम्मिलित हैं। तो कुछ परिभाषा थी जिसको आपको याद रखनी थी, ये सारी परिभाषा, और भी बहुत सारे थे जो आप देख सकते हैं। धारा 3 क्या बोलता है, लैंगिक उत्पीड़न का निवारण किया जाएगा
और सरकार ने स्पष्ट जारी कर दिया कि किसी भी स्थान पर कार्यरत जो महिला है उनका लैंगिक शोषण, लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। अध्याय 2 हमने देखे थे आंतरिक परिवाद समिति का गठन, और आंतरिक परिवाद समिति का गठन नियोजक द्वारा करना पड़ेगा। जहाँ पर 10 से अधिक जो है महिला एम्प्लॉय होंगी वहाँ पर क्या होगा, आंतरिक परिवाद समिति का गठन होगा। नियोजक जिसको नोमित करेगा वही आंतरिक परिवार समिति के गठन की जो सदस्य अध्यक्ष रहेंगे। यहाँ पर एक अधिकारी की बात कही गई थी, पीठासीन अधिकारी, और पीठासीन अधिकारी कौन होगा, कार्यस्थल पर कार्यरत जो वरिष्ठ महिला को पीठासीन अधिकारी बनाया जाएगा। फिर कम से कम 2 महिला सदस्य होंगे जो महिलाओं की समस्याओं से जो है प्रतिबद्ध हो, जानकार प्राप्त हो, या समाज सुधार का अनुभव हो, या महिलाओं से संबंधित कानूनी ज्ञान हो। उनमें से कम 2 महिला को सदस्य के रूप में चुनेंगे। ठीक है, सदस्यों जितनी सदस्य होंगी उनमें से कम जो आधी महिला होगी वो सदस्य के रूप में चुनी जाएगी। सदस्यों या पीठासीन अधिकारी की और जो कार्यअवधि है वो कितनी थी, 3 वर्ष। फिर हमने अध्याय 3 देखे आंतरिक परिवार समिति का गठन, जो धारा 5 से लेकर धारा 8 तक देखने को मिलता है। धारा 5 में किसकी बातें की गई थी भाई, जिला अधिकारी की अधिसूचना या जिलाधिकारी की नियुक्ति की बात की गई थी। जिलाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, और ये कौन हो सकते हैं, जिलाधिकारी कलेक्टर हो सकता है, अपर कलेक्टर हो सकता है, जिला मजिस्ट्रेट हो सकता है, अपर जिला मजिस्ट्रेट हो सकता है। ठीक है, प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी होंगे। ठीक है, फिर हमने धारा नंबर 6 देखें स्थानीय परिवार समिति का गठन, और यहाँ पर 10 में से यदि कम की संख्या में महिला कर्मचारी हैं तो इस स्थान पर जो गठन होगा वो स्थानीय परिवार समिति का गठन होगा, जिसका गठन जिला अधिकारी करेगा। जिलाधिकारी एक नोडल अधिकारी की भी गठन यहाँ पर देखने को मिलेगा, और नोडल अधिकारी क्या करेगा, जो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में हो रहे उत्पीड़न के मामलों को जिला अधिकारी तक पहुँचाएगा। और कितने दिन के भीतर भाई, 7 दिनों के भीतर। ठीक है, तो उत्पीड़न हो गया, उसके बाद 7 दिन के भीतर ये मामला जिलाधिकारी के पास पहुँचना चाहिए, जाना चाहिए। ये नोडल अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। धारा नंबर 7 देखे थे स्थानीय परिवार समिति की संरचना, सेवावृत्त और अन्य निबंधन। ठीक है, तो गठन जो होगा वो जिलाधिकारी समिति करेगा। ठीक है, जिलाधिकारी जो है करेगा, समिति का गठन कौन करेगा, जिलाधिकारी करेगा। अध्यक्ष जो होंगे एक महिला होंगी, और महिला कहाँ से होंगी भाई, जो सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त हो या फिर महिलाओं से संबंधित समस्या का उनको ज्ञात हो। एक सदस्य होंगे जो ब्लॉक से या तालुका से या तहसील से, वार्ड से, नगर पालिका आदि में कार्यरत होंगी। 2 महिला सदस्य में से कम एक महिला होंगी जो विधिक का ज्ञान रखती हो, कहने का मतलब है महिलाओं से संबंधित कानून का ज्ञान रखती हो। ठीक है, और एक सदस्य होंगे जो ST, SC, OBC या अल्पसंख्यक वर्ग की महिला होंगी, और इनकी पद अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष होगी। ठीक है, तो धारा नंबर जो है 8 तक हम देखें, कहने का मतलब अध्याय 3 में धारा नंबर 5 से 8 तक हम देखें। आज की क्लास में हम जो बात करेंगे वो अध्याय 4 परिवाद से स्टार्ट करेंगे, और परिवाद में धारा नंबर 9 से लेकर धारा नंबर जो है 11 तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिदेश और प्रतितोष अधिनियम 2013। चलिए, यह है अध्याय नंबर 4। अब अध्याय नंबर 4 को पढ़िए जरा और समझिए क्या बोलना चाह रहा है। चलिए, यहाँ पर देखिए अध्याय नंबर 4 क्या बोलता है भाई, परिवाद की बातें की है। और परिवाद का मतलब मैंने कहा था कि जो केस होते हैं, जो केस लिया जाता है, जो केस होते हैं वो परिवाद होते हैं, और केस दर्ज जो कराने वाले हैं वो परिवादी है। ठीक है, तो पहले समझिए परिवाद और परिवादी क्या है। परिवाद कहने का मतलब जो केस होते हैं वो
परिवाद कहलाता है। और एक वर्ड आएगा परिवादी। और परिवादी कौन होगा भाई? जो कोई भी हो सकता है, केस दर्ज कराने वाला, केस दर्ज कराने वाला, दर्ज कराने वाला। ठीक है, चलिए तो देखिए धारा नंबर 9, धारा नंबर 9 क्या बोलता है कि लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद। अब लैंगिक उत्पीड़न मान के चलिए किसी ऑफिस, कोई ऑफिस है या कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर महिलाओं से लैंगिक उत्पीड़न हो गया है, किसी एक महिला से लैंगिक उत्पीड़न हो गया, छेड़छाड़ी हो गई। ठीक है, तो वो महिला है वो किस प्रकार से केस दर्ज करा सकती है? तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई व्यथित महिला है, यानी कि कहने का मतलब है कोई पीड़ित महिला है जिनके साथ छेड़खानी हुई है, जिनके साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ है। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद घटना की तारीख से, याद रखिए घटना की तारीख से कितने माह भाई? 3 माह की अवधि के भीतर। याद रखेंगे कितने माह की अवधि के भीतर? 3 माह की अवधि के भीतर वो जाके शिकायत दर्ज करा सकती है, केस दर्ज करा सकती है। ठीक है, मान के चलिए 1 तारीख को, ठीक है, किसी महीने में 1 तारीख को उनके साथ जो है छेड़खानी हुई है, लैंगिक उत्पीड़न हुआ है, तो 30 तारीख के भीतर वो क्या कर सकती है? जाके केस दर्ज करा सकती है। याद रखेंगे। चलिए एक चीज़ और कहा है इसमें, क्या कहा है भाई कि और यदि श्रृंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में अंतिम घटना की तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर लिखित में आंतरिक परिवाद समिति, ठीक है, या फिर आंतरिक नहीं है तो स्थानीय परिवार समिति को ये जो है शिकायत दर्ज करा सकते। बातें समझिए, मैंने क्या कहा कि कोई महिला जिनके साथ छेड़खानी हुई है 3 माह के भीतर वो केस दर्ज करा सकती है आंतरिक परिवार समिति या स्थानीय परिवार समिति में। ठीक है, किसी में भी एक जहाँ पर वो आसपास है, ठीक है, जहाँ पर वो बना हुआ है। आंतरिक परिवार समिति और स्थानीय परिवार समिति की बातें हम कर चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ वो करा सकती है। चलिए अब देखिए एक चीज़ और बात, यदि श्रृंखलाबद्ध चीज़ें होती है, कहने का मतलब है मान के चलिए आज छेड़खानी हुई, ठीक है, आज छेड़खानी हुई किसी महिला से और महिला ने इग्नोर कर दिया भाई कि चलो छोड़ो, ठीक है, ये घर परिवार मेरी इज्जत का सवाल है, ये ऐसे लोग हैं, छोड़ें, ऐसे करके फिर 2 दिन 4 दिन बाद भी उसके बाद छेड़खानी करती, फिर महिला ने थोड़ा इग्नोर कर दिया, चलिए छोड़िए, हटाओ, ये तो होगा ही, होता रहता है ऐसे जो व्यक्ति हैं इन लोग, ठीक है। फिर 8-10 दिन बाद फिर छेड़खानी हुई, तो ऐसे में क्या है, महिला अगर शिकायत कराना चाहती है, शिकायत दर्ज कराना चाहती है तो क्या करेगी भाई? तो जो अंतिम बार छेड़खानी हुई है, लगातार उनके साथ छेड़खानी हो रही है, लेकिन स्टार्टिंग में वो इग्नोर कर रही थी, लेकिन अंतिम बार यदि छेड़खानी होती है तो क्या होगा, वो अंतिम बार की तारीख से लेके 30 तारीख तक, ठीक है, कितने में मैंने क्या कहा, 3 माह, सॉरी 30 तारीख कहने का मतलब 3 माह, मैंने 1 माह बोला क्या, 3 माह, याद रखेंगे, ठीक है, 3 माह के भीतर, यहाँ पर भी 3 माह के भीतर, तो कहने का मतलब है जो अंतिम छेड़खानी हुई है उसके 3 माह के भीतर वो करा सकती है। मैंने 1 माह बोला था, सॉरी, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो 3 माह के भीतर वो करा सकती है, याद रखेंगे, ठीक है। लिखित रूप से कहाँ, आंतरिक परिवार समिति या फिर जो है स्थानीय परिवार समिति, जहाँ जो है गठित हुआ है। तो मैंने कहा कि आंतरिक परिवार समिति और स्थानीय परिवार समिति कहाँ गठित होता है, आंतरिक जो 10 से अधिक जहाँ एम्प्लॉय है वहाँ आंतरिक परिवार समिति गठित होती है और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नियोजक की रहती है। लेकिन 10 से जहाँ कम एम्प्लॉय वहाँ पर है तो आंतरिक परिवार समिति का गठन जिलाधिकारी करता है और जिलाधिकारी की बातें धारा नंबर 5 में दी गई है, ठीक है, जिलाधिकारी की बातें धारा नंबर 5 में की गई है। तो जहां आंतरिक परिवार समिति है तो महिला उस स्थान पर अगर घटना घटित हो रही है तो वहां वो शिकायत दर्ज कराती है। यहाँ पर जहां पर वो स्थानीय परिवार समिति के अंतर्गत है तो स्थानीय परिवार समिति गठित है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, परंतु जहां ऐसा परिवाद लिखित में नहीं हो सकता या यथास्थिति आंतरिक परिवाद पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य या स्थानीय समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य महिला को लिखित परिवाद के लिए
उपयुक्त सहायता प्रदान करेगी। मान के चलिए कोई महिला जो लिखित नहीं करा सकती, सक्षम नहीं है, तो जो पीठासीन अधिकारी होंगे, वहाँ के सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, ठीक है, उनके थ्रू वो करा सकती हैं, याद रखेंगे। और साथ ही साथ ये भी याद रखें कि जो केस दर्ज कराएंगे, ठीक है, 3 माह के भीतर केस दर्ज कराएंगे, और केस दर्ज कराएंगे कोई भी केस दर्ज करा सकता है, ठीक है, यदि जहां व्यथित महिला अपनी शारीरिक या मानसिक असमर्थता या मृत्यु के कारण या अन्यथा परिवाद में असमर्थ है, तो विधिक वारिस से ऐसा कोई भी व्यक्ति विधि जो है अधीन का परिवाद कर सकता है। चलिए, तो ये कहा गया है। तो मैंने क्या कहा भाई, मैंने क्या कहा, देखिए अध्याय 4, ठीक है, और अध्याय 4 क्या बोलता है, परिवाद, क्या बोलता है, परिवाद की बातें की, परिवाद, ठीक है। और इसमें जो धारा नंबर है वो धारा नंबर है 9, क्या है, धारा नंबर 9। और धारा नंबर 9 में क्या बोलता है भाई, लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद, लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद। तो एक चीज हम पहले समझिए, जैसे कि मैंने कहा परिवाद का मतलब कोई केस दर्ज करना, केस है, ठीक है, और एक होता है परिवादी, ठीक है, तो केस दर्ज कराने वाले हैं। चलिए, कुछ बातें को आप समझिए, जैसे कि मैंने क्या कहा कि लैंगिक उत्पीड़न पर, ठीक है, व्यथित महिला, क्या है, व्यथित महिला क्या करेंगे भाई, 3 माह के भीतर क्या करा सकती है, ठीक है, परिवाद करा सकती है, ठीक है। यदि व्यथित महिला उपस्थित नहीं है या वो नहीं जाना चाहती, ठीक है, तो अगर व्यथित महिला उपस्थित नहीं है, व्यथित महिला का मतलब जो पीड़ित महिला, ठीक है, किसी कारणवश, ठीक है, नहीं जा सकती, हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है, क्यों भाई, घर की इज्जत के सवाल, अगर मैं जाऊंगा तो मेरे पर ज़्यादा ब्लेम लगेगा वगैरह, बहुत सारी बातें हो सकती है, ठीक है, वो समर्थ नहीं है जाने के लिए। अगर वो जाने के लिए समर्थ नहीं है तो नहीं जा सकती, तो कोई भी व्यक्ति उनके रिश्तेदार में, चाहे उनके जो है जो अभिभावक होंगे, माता पिता जो है, भाई होगा, चाचा होगा, कोई भी हो सकते हैं, वो करा सकते हैं, याद रखेंगे। चलिए, अगर लिखित रूप में नहीं है, ठीक है, अगर लिखित रूप में, ठीक है, कराने में असमर्थ है, असमर्थ है, तो कौन कर सकता है भाई, तो जो पीठासीन अधिकारी होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, जो जो है सदस्य होंगे, उनकी सहायता से ये क्या कर सकते, जो है लिखित रूप में वो दे सकती है। तो ये है लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद, याद रखेंगे। चलिए, वही बातें की गई हैं सभी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुलह की। सुलह का कहने का मतलब है समझौता। अब समझौता का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर देखिए, यथास्थिति आंतरिक परिवार समिति या स्थानीय परिवार समिति धारा 11 के अधीन, धारा 11 हम देखेंगे इसके बाद, धारा 11 के अधीन जांच आरंभ करने से पूर्व और व्यथित व्यक्ति के अनुरोध पर सुलह के माध्यम से उसके और प्रत्यर्थी के बीच मामले की
जो है निपटाने के उपाय कर सकती है। कहने का मतलब है कि मान के चलिए किसी स्थान पर, किसी कार्यस्थल पर महिला का जो है उत्पीड़न हुआ है और जो व्यथित महिला है वो चाहती है कि जो लोक लाज है या फिर जो शर्म है या घर की इज्जत का सवाल, परिवार की इज्जत का सवाल, मेरी इज्जत का सवाल, ऐसे सोचकर प्रत्यर्थी के खिलाफ वो केस दर्ज नहीं कराना चाहती। प्रत्यर्थी ने माफ़ी मांग लिया है कि भाई अब के बाद अब मैं नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से अगर सुलह करना चाहते हैं, सुलह करना चाह रहे हैं, तो दोनों मिलकर सुलह करना चाह रहे हैं, तो स्थानीय जो परिवाद समिति है या आंतरिक परिवाद समिति है वो इस सुलह का निपटारा करा सकते हैं। ये याद रखिए। तो ये धारा नंबर 10 बोलता है। चलिए, ये अधीन कोई समझौता हो जाता है या स्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय परिवार समिति इस प्रकार के किए गए समझौतों की अभिलेखित करेगी और उसको नियोजक या जिलाधिकारी को ऐसी कार्यवाही जो सिफारिश में निर्दिष्ट है करने के लिए भेजी। कहने का मतलब है, मान के चलिए सुलह हो गया, करा ली, उसको आपको क्या देना पड़ेगा, लिखित बयान देना पड़ेगा कि भविष्य में मैं इस महिला के साथ कोई छेड़खानी नहीं करूँगी, ठीक है, कोई छेड़खानी नहीं करूँगा। इस प्रकार से उनको लिखित बयान देना पड़ेगा। और लिखित बयान वो लिखेगी कौन, जो आंतरिक परिवार समिति या फिर स्थानीय परिवार समिति जहाँ पर वो जो सुलह करा रहा है, ठीक है। तो वो बयान लिखेंगे और जो जिलाधिकारी को ये सौंपेंगे कि भाई इन्होंने क्या किया, सुलह कर लिया है। इस प्रकार से क्लियर है बातें। साथ ही साथ जो है धारा नंबर 10 का 3 क्या बोलता है कि यदि आंतरिक परिवार समिति और जो स्थानीय परिवार समिति जो लिखित बयान दिया हुआ है, उस लिखित बयान या समझौते की जो प्रति है, कॉपी, उस समझौते की एक कॉपी व्यथित महिला के पास और एक कॉपी प्रत्यर्थी के पास रहेगी, ठीक है, एक एक कॉपी रहेगी, ठीक है, समझौते की। 4 क्या बोलता है कि कोई समाधान हो जाता है वहाँ यथास्थिति आंतरिक परिवार या स्थानीय परिवार समिति द्वारा कोई जांच नहीं की जाएगी, ठीक है, समझौते के बाद, सुलह के बाद कोई जांच नहीं की जाएगी, ठीक है। तो मोटा मोटी यही कहा रहा है धारा 10 कि भाई अगर सुलह हो जाता है दो लोगों के बीच, कहने का मतलब प्रत्यर्थी और व्यथित महिला के मध्य सुलह हो जाता है, तो लिखित बयान देंगे और लिखित बयान जिलाधिकारी के पास सौंपेंगे। साथ ही साथ बयान की जो कॉपी रहेगी, जो लिखित जो है बयान की जो कॉपी रहेगी वो व्यथित महिला के पास भी रहेगी और साथ ही साथ प्रत्यर्थी के पास भी रहेगा। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए, धारा नंबर 11, अब परिवाद की जांच कैसे करेंगे। धारा नंबर 11 बोलता है परिवाद की जांच। धारा 10 के उपबंधों के अधीन हुए यथास्थिति आंतरिक परिवार समिति या स्थानीय परिवार समिति जहां प्रत्यर्थी कोई कर्मचारी है वहां प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार, और जहां ऐसे कोई नियम विद्यमान नहीं है वहां ऐसे रीत है जो विधित की जाए, परिवाद की जांच की कार्यवाही करेगी या किसी घरेलू कर्मकार की दशा में स्थानीय परिवाद यदि प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 509 और जहां लागू हो उस संहिता के किसी अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन मामला रजिस्टर करने के लिए 7 दिन की अवधि के भीतर पुलिस को परिवाद भेजेगा, ठीक है। तो जांच करेगी आंतरिक परिवार समिति, स्थानीय परिवार समिति, वहाँ के लोगों से पूछताछ करेगी, ठीक है, जो देखा है वो उससे पूछताछ करेगी कि हाँ आपने देखा है कि नहीं, ठीक है। यदि ठीक है तो वो 7 दिन के भीतर पुलिस को क्या करेगी, उस परिवाद के लिए भेजेगी। परिवाद की जो कॉपी है, यह कहने का मतलब है जो परिवाद हुआ है, केस हुआ है, उसके 7 दिन के भीतर पुलिस को परिवाद भेजेगी। चलिए, परंतु जहां व्यथित महिला यथास्थिति आंतरिक परिवार समिति या स्थानीय परिवार समिति को यह सूचित करती कि धारा 10 के उपधारा 2 के अधीन किए गए समझौते, देखिए धारा 10 के उपधारा 2 में समझौता हुआ था भाई कि हम जो है एक दोनों क्या किए थे, समझौते किए थे कि अब छेड़खानी नहीं होगी, नहीं करेंगे, ठीक है। समझौते की किसी निबंधीय या शर्तों के प्रत्यर्थी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, ठीक है, वहां आंतरिक परिवार समिति या स्थानीय परिवार समिति या परिवाद की जांच करने की कार्यवाही के पुलिस को परिवाद भेजेगी। कहने का मतलब है इसमें क्या हुआ, परिवाद की जांच, मान के चलिए सुलह की बातें की गई है, ठीक है, और सुलह हो गया करके मान लिए और बाद में ये पता चलता है कि सुलह तो हो गया लेकिन फिर से छेड़खानी कर रहे हैं,
ठीक है, तो फिर वो जांच में जब पता चलेगा तो जो पुलिस को वो परिवाद भेजेंगे, याद रखेंगे। परंतु यह और जहां दोनों पक्षकार कर्मचारी, वहां पक्षकारों को जांच के अनुक्रम के दौरान सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और निष्कर्ष के प्रति दोनों पक्षकारों को समिति के समक्ष निष्कर्षों के विरुद्ध अभ्युवेदन करने में उनको समर्थ बनाने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, दोनों को बुलाकर सुनवाई करेगी, दोनों की बातें सुनेंगे। चलिए, और कुछ खास है, किसी बात की होती भी न्यायालय जब प्रत्यर्थी को अपराध का सिद्धि दोष दर्शाता है, मतलब अपराधी बन जाता है, तो ध्यान रखते हो प्रत्यर्थी द्वारा व्यथित महिला को ऐसी राशि के संदाय जो वह सुनिश्चित समझे आदेश दे कर सकती है। ठीक है, मान के चलिए ऐसे राशि उत्पीड़न हुआ है, ठीक है, दोष सिद्ध हुआ, तो ऐसे राशि के लिए न्यायालय उसको आदेश दे सकती है। ठीक है, चलिए और कुछ इसमें खास नहीं है। ठीक है, बस इतना, परिवाद की जांच किस प्रकार से होती है वो समझें। अब पढ़ेंगे अध्याय 5, और अध्याय 5 क्या है भाई, परिवाद की जांच। अध्याय 5 परिवाद की जांच में जांच लंबित रहने के दौरान कार्रवाई। ठीक है, जांच यदि लंबित हो, मान के जब बहुत दिनों से, हमने कहा कि 3 माह के अंतर्गत वो करा सकती, लेकिन लंबी जांच हो, मान के चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि जांच लंबित रहने के दौरान व्यथित महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर यथास्थितिक आंतरिक समिति या स्थानीय समिति नियोजक के निम्नलिखित सिफारिश कर सकती है। ठीक है, नियोजक को क्या सिफारिश कर सकती है भाई, निम्नलिखित क्या क्या, कि व्यथित महिला या प्रत्यर्थी का किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरण करना, या ठीक है, या व्यथित महिला की 3 माह की अवधि की छुट्टी अनुदान करना, या व्यथित महिला को ऐसी अन्य राहत जो विधित की प्रदान की जाए। कहने का मतलब है कि क्या कह रहा है कि व्यथित महिला या प्रत्यर्थी में किसी को भी दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर सक, उनकी यूनिट या कहीं जगह, ठीक है, वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी वो सिफारिश कर सकते हैं, या 3 माह की जो है अवधि की छुट्टी दे दिया जाए, या व्यथित महिला या ऐसी राहत दे दी जाए जिससे वो विदित करती हो, जिससे वो लैंगिक उत्पीड़न ना हो। ठीक है, इस धारा के अधीन व्यथित महिला को अनुदत्त छुट्टी ऐसी छुट्टी के अतिरिक्त तो होगी जिसके लिए अन्यथा हकदार होगी। ठीक है, तो छुट्टी के लिए वो हकदार होगी। चलिए, और कुछ खास नहीं है। फिर उसके बाद धारा नंबर 13। चलिए, धारा नंबर 13 क्या बोलता है वो आप देखिए। धारा नंबर 13, इस अधिनियम के अधीन जांच पूरा होने पर यथास्थिति आंतरिक परिवाद समिति या स्थानीय परिवाद समिति अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट यथास्थिति नियोजक या जिलाधिकारी को जांच की पूरा होने की तारीख से 10 दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी, और ऐसी रिपोर्ट संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो मैंने कहा जांच की रिपोर्ट, मान के चलिए जो समितियां हैं, स्थानीय जो परिवार समिति या आंतरिक परिवार समिति, इन्होंने जांच स्टार्ट कर दिया, जांच खत्म भी कर दिया, अपनी रिपोर्ट बना ली, और जब रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट तैयार हो गया, तो रिपोर्ट की जो कॉपी है वो नियोजक को भेजेगा या जो है जिला अधिकारी को भेजेगा, और वो 10 दिन के भीतर, जैसे रिपोर्ट हो गया कंप्लीट, ठीक है, जांच स्टार्ट हो गया, ठीक है, रिपोर्ट दर्ज हो, उसके 10 दिन के भीतर क्या करेंगे, वो भेजेंगे, वो याद रखेंगे। ठीक है, 10 दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। जहां यथास्थिति आंतरिक परिवार समिति या स्थानीय परिवार समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित नहीं हुआ है, वहां वह नियोजक और जिलाधिकारी को यह सिफारिश करेगी कि मामले को किसी कार्रवाई का किया जाना अपेक्षित नहीं है। ठीक है, ये भी कहा गया है जांच में ये पता चला है, मान के चलिए जांच में ये पता चला है कि जो प्रत्यर्थी पर जो ब्लेम लगाया गया है, ठीक है,
उसका कोई आधार नहीं है, ठीक है। हो सकता है उसको फंसाने के लिए गया, जांच में ये पता चला कि ऐसे ही ब्लेम लगा दिया, उसको फंसाने के लिए ब्लेम लगा दिया, ठीक है। तो भाई तो उसके लिए कोई आधार नहीं होगा, जांच को आगे बढ़ाने के लिए उसको यहीं पर ख़त्म करेंगे, ऐसा कहा है, ठीक है। तो याद रखिए, तो कई बार ऐसा होता है ना कि महिलाएं, कई ऐसे केस आपको देखने को मिलती है कि छेड़खानी का आरोप लगा दिया जाता है। हो सकता है किसी जो है मुद्दे को लेकर या कुछ बहस को लेकर या झगड़े के कारण, ठीक है, कि इनको फंसाना है, ऐसे करके कोई महिला किसी पुरुष को, कोई व्यथित जो महिला है किसी प्रत्याशी को ऐसे ही फंसा देते हैं। तो उसमें अगर जांच में से पता चलता है तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी, आगे ये कहा गया है, ठीक है। क्लियर है बातें? चलिए चलिए 3 क्या बोलता है, धारा 13 का 3, जहां यथास्थिति आंतरिक परिवार समिति या स्थानीय परिवार समिति इस निष्कर्ष पर निकलती है, ठीक है, पहुंचती है कि प्रत्याशी के विरुद्ध अभिकथन साबित हो गया, ठीक है। और मान के चलिए प्रत्याशी की जांच में ये पता चलता है, रिपोर्ट में ये पता चलता है कि साबित हो गया है, ठीक है। क्या हो गया है? साबित हो गया है कि भाई उन्होंने क्या किया है, अपराध किया है, लैंगिक उत्पीड़न किया है। तो जो नियोजक या जिला अधिकारी से संबंधित जो है निम्नलिखित सिफारिश करेगी, ठीक है। प्रत्याशी को लागू सेवा नियमों के उपबंध के अनुसार कदाचार के रूप में या जहां ऐसे सेवा नियम नहीं बनाए गए, जहां ऐसी रीति है जो विहित की जाए, लैंगिक उत्पीड़न की कार्यवाही करने के लिए वो क्या करेंगे, ठीक है, सिफारिश करेंगे। प्रत्याशी को लागू सेवा नियमों में किसी बात के होते हुए भी प्रत्याशी के वेतन या मजदूरी से व्यतीत जो महिला है या उसके विधित वारिसों को, ठीक है, संदेह की जाने वाली ऐसी राशि और सुनिश्चित समझे कटौती करने में धारा 15 के अनुबंध के अनुसार अवधारित करें। कहने का मतलब ये है कि जो अगर प्रत्याशी का जो वेतन है, भत्ता है, ठीक है, तो उन जो वेतन भत्ता जो महिलाओं को जो है या उसके वारिस को दी जाने की बात कही रही है, ठीक है। चलिए तो उस प्रकार से याद रखेंगे कुछ बातें जो आप पढ़ सकते हैं। चलिए धारा नंबर 14, धारा नंबर 14, मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साध्य के लिए दंड, ठीक है, दंड का प्रावधान है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, जहां यथास्थिति आंतरिक परिवार समिति या स्थानीय परिवार समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्याशी के विरुद्ध अभिकथन द्वेषपूर्ण है या व्यथित व्यक्ति या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने इस परिवाद को मिथ्या जानते हुए किया, या व्यथित महिला या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कुटिच या भ्रामक दस्तावेज पेश किया है, तो यथास्थिति नियोजन या जिलाधिकारी को ऐसी महिला या व्यक्ति के विरुद्ध जिनकी यथास्थिति धारा 9 के उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन परिवाद किया गया है, उसको लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं है वहां ऐसे रीत से जो विधित की जाए कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकती है। यदि महिला ये ज़बरदस्ती, मैंने कहा ना कि महिला अगर अपने मन से, ठीक है, किसी परिवाद कर दिया, केस कर दिया कि भाई बदला लेने के लिए या किसी कोई भी उनका कारण हो सकता है, तो ऐसे ही पर उनका जो है केस चलेगा, उन पर जो है केस लागू होगा, याद रखेंगे। चलिए और कुछ है, देखिए कुछ जो भी जो है इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे। प्रतिकर का अवधारणा, धारा 13 के उपबंध 3 के खंड 2 के अधीन व्यथित महिला को संदेह की जाने वाली राशियों का अवधारणा के लिए प्रयोजन के लिए यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को ध्यान रखें, ठीक है, कि उसको धनराशि जो है प्रत्याशी द्वारा उस व्यथित महिला को धनराशि दी जाने की बातें कही गई। तो यदि व्यथित महिला को कारित हुए मानसिक प्रताड़ना, आघात, पीड़ा या यातना हुई है तो उसके लिए क्या है, धनराशि देना पड़ेगा उनको। भावनात्मक कष्ट हुआ है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पीड़ा, भावनात्मक कष्ट हुआ है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, ठीक है, उसको राशि दी जाएगी,
ठीक है, क्षतिपूर्ति दी जाएगी। तो क्षतिपूर्ति के लिए कहा गया है। लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण व्यक्ति के अवसर की हानि हुई है तो उसके लिए दी जाएगी। पीड़ित द्वारा शारीरिक या मन चिकित्सक उपचार के अवगत चिकित्सा व्यय के लिए, ठीक है, चिकित्सक जो सुविधा के लिए दी जाएगी। प्रत्यार्थी की आय और वित्तीय हैसियत के हिसाब से, ऐसा नहीं कि प्रत्यार्थी की आय कम है और ज़्यादा वो दे, ऐसा नहीं। तो प्रत्यार्थी की आय के जो उनकी हैसियत के अनुसार, ठीक है, मांग की जाएगी। एक मुश्त या किस्तों में ऐसे संदाय की साध्य, कहने का मतलब वो किस्तों में दे सकता है या एक मुश्त भी दे सकता है। कहने का मतलब धारा नंबर 15 क्या बोलता है, उस प्रतितोष को बताता है। प्रतितोष मतलब क्षतिपूर्ति को बताता है कि महिला के ऊपर जो है लैंगिक शोषण हुआ है और लैंगिक शोषण के कारण विभिन्न प्रकार की जो है चीज़ें हुई है, मानसिक प्रताड़ना हुई है, यातना पीड़ा हुआ है, भावनात्मक जो है उनको ठेस पहुंची है, ठीक है। तो उसके लिए जो धनराशि दी जाएगी प्रत्यार्थी द्वारा, उसकी बात कही गई है, ठीक है। चलिए और कुछ खास यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे अध्याय नंबर 6। अध्याय नंबर 6 क्या बोलता है भाई, नियोजक के कर्तव्य की बातें की गई। किसके कर्तव्य, नियोजक। और नियोजक कौन है, जैसे कि मैंने बताया वो मालिक हो सकते हैं, वो बॉस हो सकता है, ठीक है, जो काम में लगाए, काम दे, ठीक है। तो नियोजक के कर्तव्य क्या है, चलिए पढ़ते हैं। कार्यस्थल पर सुनिश्चित कार्य वातावरण उपलब्ध कराइएगा जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर संपर्क में आने वाले व्यक्तियों में सुरक्षा भी रहे। तो कार्यस्थल में जो सुरक्षित वातावरण बनाएंगे, ठीक है, नियोजक का कार्य है। लैंगिक उत्पीड़न के शास्त्रीय परिणाम और धारा 4 के उपधारा 1 के अधीन आंतरिक समिति का गठन करने वाले आदेश के कार्यस्थल में किसी सहज देश के स्थान पर प्रदर्शित करें। तो आंतरिक परिवार समिति के गठन की बातें की गई है, ये हम जानते हैं, ठीक है। अधिक नियम के उपबंधों में कर्मचारी को सुग्राही बनाने के नियमित अंतरालों का कार्यशालाओं और जानकारी कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम ऐसे रीत हो जो विधित किया जाए, योजना करना चाहिए, ठीक है। यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को परिवाद पर कार्यवाही करने और जांच का संचालन करने के लिए आवश्यक जो सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, ठीक है। तो सुविधा उपलब्ध आंतरिक परिवार समिति या स्थानीय परिवार समिति किसी की जाँच करते, किसी परिवाद का जाँच करता है तो भाई उनको वो सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। यथास्थिति आंतरिक परिवार समिति या स्थानीय परिवार समिति के समक्ष प्रत्यार्थी और साक्ष्यों की हाजिरी सुनिश्चित करने की सहायता करनी चाहिए, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा जो धारा 9 के उपधारा के अधीन किसी किए गए परिवाद को ध्यान में रखते हुए उपेक्षित हो। महिला को यदि यह भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 या तत्सम प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन अपराध के संबंध में कोई परिवाद फाइल करना है, चयन करती है तो उसके लिए भी सहायता करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई वैदिक महिला है, प्रत्यार्थी के ऊपर जो है परिवाद करना चाहती, केस फाइल करना चाहती तो उसके लिए भी सहायता कराना पड़ेगा, ऐसा कहा है। ऐसे कार्यस्थल पर जिसके लैंगिक उत्पीड़न की घटना हुई है, अपराधकर्ता के विरुद्ध या यदि व्यथित महिला ऐसे वांछुक करती है जहां अपराधकर्ता कोई कर्मचारी नहीं है, ठीक है, भारतीय दंड संहिता या तत्सम वृत्ति किसी अन्य विधि अधीन कार्यवाही आरंभ कराएगा, ठीक है। मान के चलिए कहा गया है कि उस स्थान पर, उस घटना स्थल पर या कार्यस्थल पर क्या हो रहा है कि किसी महिला से छेड़खानी की, लेकिन वो वहाँ की कर्मचारी नहीं है, बाहर का व्यक्ति है, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी है, किसकी भाई, जो है अभियोजक की जिम्मेदारी है, तो उसके लिए भी केस फाइल करने के लिए उसकी मदद करेगा। लैंगिक उत्पीड़न को सेवा नियमों के अधीन कदाचार मानेगा और ऐसे कदाचार के लिए कार्यवाही आरंभ की जाएगी। लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्यवाही की जाएगी। आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्ट के समय समय प्रस्तुत किए जाने को मॉनिटर करेगी। तो आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्ट को समय समय पर क्या करेगा, जो भी मॉनिटर करेगा, ये याद रखें। तो सिंपल सी बातें हैं। नियोजक के कर्तव्य का मतलब है कि भाई नियोजक जहाँ जो काम दे रहा है, जो बॉस है, ठीक है, सिंपल सी बातें हैं, जो भी महिला है उनकी सिक्योरिटी प्रदान करना उसको, ठीक है। जैसे हमने बात की सिक्योरिटी का मतलब, ठीक है, देख रेख करना कि जो है उनके साथ कुछ हो रहा है कि नहीं, ऑफिस में, ऑफिस के आसपास हो रहा है कि नहीं, ठीक है, क्या वातावरण है, कैसे लोग उनसे बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा निरीक्षण करना चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का उनको डाउट लगता है या कुछ भी होता है
तो वो क्या कर सकते हैं, ठीक है, नियोजक जो है, जो आंतरिक परिवार समिति बनाया है उसको आदेश दे सकते हैं कि भाई ये इस प्रकार की घटना हो रही है तो उसको देखिए, ठीक है। तो स्वच्छ वातावरण बनाना, अच्छे से उनका ख्याल रखना, सुरक्षित रखना, सेफ्टी रखने की जिम्मेदारी नियोजक का है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद जिला अधिकारी की कर्तव्य और शक्ति, अध्याय 7 धारा नंबर जो है 20 क्या बोल रहा है भाई, जिलाधिकारी की कर्तव्य और शक्ति की बात की है। तो स्थानीय समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट को समय में प्रस्तुत किए जाने को मॉनिटर करना, ठीक है। तो स्थानीय परिवार जो समिति है उन्होंने रिपोर्ट सौंपती है, ठीक है, और रिपोर्ट सौंपी तो उसको मॉनिटर करने का कार्य जिला अधिकारी को है, ठीक है। ऐसे उपाय करेगा जो लैंगिक उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जानकारी सृजन करने के लिए गैर सरकारी संगठन को लगाने की आवश्यक हो, ठीक है। जैसे एनजीओ वगैरह काम कर सकते हैं, ठीक है, एनजीओ कार्य कर सकते हैं, ऐसे जो है वो कार्य करेगा, मॉनिटर करेगा। जिलाधिकारी जो है नोडल अधिकारी की जो है, ठीक है, उसकी नियुक्ति करेगा, जांच पड़ताल करेगा, मॉनिटर करेगा, बहुत सारे इनके कार्य हैं। चलिए अब बच गए अध्याय अंतिम अध्याय क्या है भाई, 8। हमने कहा था कि सिर्फ कितने हैं, 8 अध्याय हैं और धाराएं कितनी हैं, 30। चलिए तो ये क्या है, अंतिम अध्याय, अध्याय 8 प्रकीर्ण। 21 धारा नंबर 21 समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना, समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना। तो सिंपल सी बातें हैं, ठीक है, कि आंतरिक परिवार समिति या जो स्थानीय परिवार समिति है वो क्या करेगा, रिपोर्ट सौंपेगी, ठीक है, जिलाधिकारी को या राज्य सरकार को क्या करेगा, रिपोर्ट सौंपेगी। या बोल सकते हैं हम जिलाधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व होगा, क्योंकि जिलाधिकारी ने ही जो है स्थानीय परिवार समिति की जो है निर्माण किया है, स्थानीय परिवार समिति का गठन किया है, तो जिलाधिकारी को सौंपेंगे, जिलाधिकारी राज्य सरकार को सौंपेंगे, ठीक है। उसी का मॉनिटर करेंगे। जो मैंने कहा जिलाधिकारी की जो है शक्तियाँ क्या है भाई, जो रिपोर्ट आया है उसको मॉनिटर करेंगे और वो राज्य सरकार को देंगे। तो इस प्रकार से जो समिति है वो जिलाधिकारी को और जिलाधिकारी राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो इसमें क्या कहा गया है धारा नंबर 21 में भाई, कि धारा नंबर 21 में समिति, जो समिति है, ठीक है, आंतरिक या स्थानीय परिवार समिति प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में ऐसे समय जो विहित किया जा सके एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसको नियोजक तथा, देखिए, नियोजक को भी और तथा जो जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगी। किसको वहाँ के नियोजक और जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगी, ये याद रखिए। क्योंकि भाई आंतरिक परिवार समिति का जो गठन है वो कौन करता है, नियोजक करता है। स्थानीय परिवार समिति का गठन कौन करता है, जिलाधिकारी करता है, ठीक है। तो उनके जो है डेटा या उनका जो वार्षिक रिपोर्ट है किनको सौंपेंगे, इनको सौंपेंगे, नियोजक और जिला अधिकारी को। तो ये धारा नंबर कौन सा है, 21 बोलता है, ठीक है। अब देखिए जिलाधिकारी, जैसे कि मैंने कहा, जिलाधिकारी उपधारा 1 के अधीन वार्षिक रिपोर्टों को एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेजेगा। तो वही बात जो मैंने कहा कि भाई समिति जो है जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपेगा और जिलाधिकारी राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा, ठीक है, कि हमने ये कार्य किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, नियोजक द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी का सम्मिलित किया जाना, ठीक है। नियोजक द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में क्या क्या सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। तो नियोजक अपनी रिपोर्ट में फाइल किए गए मामलों की जानकारी जो है रिपोर्ट में लिखेगा, यदि कोई हो, और अपने संगठन की वार्षिक रिपोर्ट इस अधिनियम के अधीन उनके निपटाने की संख्या को सम्मिलित करेगा, या जहां ऐसी रिपोर्ट तैयार की जाने की अपेक्षा नहीं की गई वहां ऐसे मामलों की संख्या या यदि कोई हो तो जिलाधिकारी को सूचित करेगा, ठीक है। मान के चलिए वहां नियोजक के आसपास अगर कोई केस होता है तो जितने भी केस हैं उनका एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उनको भेजेगा, ठीक है। तो इस प्रकार सी बातें हैं। चलिए, समुचित सरकार द्वारा
कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग और आंकड़ों का रखा जाना। तो समुचित सरकार जो सरकार होंगी, ठीक है, तो इस जो भी छेड़खानी होगी, जो भी लैंगिक उत्पीड़न होगा, ठीक है, उस कार्यवाही जो जितने भी फाइल हुए उस फाइल का डेटा जो है वो आंकड़े या डेटा क्या करेंगे, रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो वही से तो बताया जाता है भी कि इस साल जो है जैसे मान के 2023 में महिलाएं जो है लैंगिक उत्पीड़न की इतनी महिलाएं शिकार हुई हैं, इस प्रकार से न्यूज़ आता है ना, वो किसका, क्योंकि सरकार इसका डेटा रखती है और डेटा रखती है और बाद में ये डेटा को जो है बाद में लोगों तक पहुंचाती है कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ठीक है ऐसे कार्रवाई हो रही, तो फिर आप इससे बच के रहिए इस प्रकार से, तो याद रखेंगे। चलिए, समुचित सरकार द्वारा अधिनियम के प्रचार के लिए उपाय किया जाना है, ठीक है। समुचित सरकार वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धि के अधीन, ठीक है। देखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण के उपबंध करने वाले इस अधिनियम के उपबंधों के बारे में जनता को समझ बढ़ाने के लिए, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि जनता को समझ बढ़ाने के लिए शिक्षा, संसूचना और प्रशिक्षण सामग्री विकसित कर सकेगी और जानकारी कार्यक्रम आयोजित कर सकेगी। तो इस मामले में जैसे लैंगिक उत्पीड़न करना एक अपराध है, ठीक है, और किस प्रकार से जो है व्यथित व्यक्ति पर क्या क्या बीतती है, ये सारी बातें जो है लोगों तक पहुंचाया जाएगी, सूचना शिक्षा के माध्यम से, किसी के माध्यम से, ठीक है, उनको क्या क्या पहुंचाया जाएगा। स्थानीय परिवार समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चित कर सकेगी। कहने का मतलब है जो स्थानीय परिवार समिति के जो सदस्य होंगे, ठीक है, उसके लिए परीक्षण कार्यक्रम रखे जाएगी ताकि वो प्रशिक्षण ले सकें कि किस प्रकार से उनको हैंडल करना है। 25 क्या बोलते हैं, सूचना मांगने और अभिलेखों निरीक्षण करने की शक्ति तक खास नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका धारा नंबर 26 है, 27 है, सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट जो अगर मैं बात करूं तो धारा नंबर 26 और 27। धारा नंबर 26 क्या बोलते हैं, अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन करने के लिए शास्ति, मतलब यहाँ पर दंड का प्रावधान है। किसका प्रावधान है भाई, अगर अनुपालन नहीं करते ऐसे अधिनियम के, जो अधिनियम बनाए गए हैं, अभी जिस अधिनियम की हम बातें कर रहे हैं, महिलाओं पर हो रहे हैं उत्पीड़न की, जो 2013 के अधिनियम का अनुपालन नहीं करते, तो उसके लिए क्या है, दंड है। जहां कोई नियोजक धारा 4 की उपधारा के अधीन एक आंतरिक परिवार समिति के गठन करने के लिए यदि असफल है, मान के चलिए कोई नियोजक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आंतरिक परिवार समिति का गठन करे और वो नहीं कर पाते, ठीक है, ख क्या बोल रहे हैं कि धारा 13 की धारा 13, 14 और 22 के अधीन कार्यवाही करने में असफल रहे, ठीक है, कोई केस हो गया महिला, ठीक है, कोई केस हो गया महिला ने फाइल किया, तो यदि वो कार्रवाई नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी दंड है। इस अधिनियम के अन्य उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियमों का उल्लंघन करेंगे या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा तो उसके लिए भी क्या है, दंड है। वहाँ वह ऐसे जुर्माने से, ठीक है, जुर्माना क्या होगा भाई, ऐसे जुर्माने से जो कितने होगी, 50,000 रुपये तक हो सकता है, ठीक है, जुर्माना कितना हो सकता है भाई, 50,000 रुपये तक हो सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, दूसरा बोलता है कि यदि कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध में पूर्ववर्ती जो है सिद्ध दोष ठहराए जाने के पश्चात उसी अपराध को करता है तो देश जो है सिद्ध दोष ठहराया जाता है। कहने का मतलब जो है दोबारा अपराध, ठीक है, क्या है, दोबारा अपराध करता है भाई। एक बार अपराध कर लिया, फिर उन्होंने क्या किया, दोबारा अपराध कर दिया, उसी को रिपीट कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, उसी अपराध के लिए जो है उपबंधित अधिनियम दंड के अधीन रहते हुए पूर्ववर्ती से जो है सिद्ध दोष ठहराए जाने पर आरोपित दंड से दुगने दंड का दायी होगा। कहने का मतलब 50,000 से अगर हो, ये पहले स्टार्टिंग में 50,000 और दुगने मतलब कहने का मतलब 1 लाख रुपये उनको जो है दंड जो है दी जाएगी। परंतु यदि तत्सम प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए जिसके संबंध में अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है कोई उच्चतम दंड विहित है तो न्यायालय दंड देने समय उनका सम्यक जो है संज्ञान लेगा। चलिए,
तो याद रखिए, दो चीज़ याद रखिए, बस याद रखिए कि स्टार्टिंग में जब, ठीक है, पहली बात याद रखिए, जब स्टार्टिंग में होगा तो 50,000 का दंड होगा, ठीक है। यदि दोबारा करता है, उसी दंड को दोहराता है, तो 1 लाख का होगा, बस इतना याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 27 क्या बोल रहा है भाई, न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान, ठीक है। अपराध का संज्ञान कौन लेगा, न्यायालय लेगा। तो कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान व्यतीत महिला या आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति द्वारा इसे नियमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिवाद किए जाने के सिवाय न करेगा, ठीक है। देखिए, अब देखिए संज्ञान कौन लेगा, जैसे कि मैंने कहा महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो जो बड़े जगह में, जैसे कि मैंने कहा महानगर स्थान बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता जैसे महानगरों में जो महानगर मजिस्ट्रेट होगा वो संज्ञान लेगा, कार्रवाई करेगा। संज्ञान लेगा कहने का मतलब है कार्रवाई का सुनवाई करेगा। संज्ञान मजिस्ट्रेट क्या करता है भाई, न्यायालय क्या करता है, न्यायालय का काम सुनवाई करने का काम करता है। तो संज्ञान लेगा कहने का मतलब सुनवाई करेगा। तो सुनवाई जैसे महानगरों स्थान पर जो महानगर मजिस्ट्रेट होगा वो सुनवाई करेगा, और ऐसे जो है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनवाई करेगा, याद रखेंगे, ठीक है। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध क्या होगा, असंज्ञेय होगा। अभी तक हम देख रहे हैं अपराध क्या होते थे भाई, संज्ञेय होते थे और अजमानती होते थे। जैसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम हमने देखे, ठीक है, हमने दहेज प्रताड़ना अधिनियम देखे, ठीक है, टोनही प्रताड़ना अधिनियम देखे। ये सारे क्या थे, संज्ञेय और अजमानती थी। कहने का मतलब संज्ञेय का मतलब गंभीर अपराध थे, ठीक है, और अजमानती जिसमें जमानत नहीं मिलती थी। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि इस अधिनियम में जो भी अपराध की जाएगी वो क्या होगा, असंज्ञेय होगा, ठीक है। तो गंभीर प्रवृत्ति के अपराध नहीं होती, ठीक है, ऐसा कहा गया है, ठीक है, असंज्ञेय होगा। चलिए, ठीक है। इधर कुछ खास नहीं है, इसको आप याद न रखें, ठीक है। सरकार के नियम बनाने की शक्ति वगैरह, ठीक है, टाइम को दूर करने, बस इम्पोर्टेंट क्या है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका 26 और 27 है। क्या है, 26, 27। तो अब याद क्या क्या कर रख सकते हैं, देखिए याद क्या रख सकते हैं, आपको तो याद रखना पड़ेगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों में आपका व्यथित महिला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परिभाषा में घरेलू कर्मकार की परिभाषा याद रखेंगे, कर्मचारी की परिभाषा याद रख सकते हैं, नियोजक की परिभाषा याद रखेंगे, ठीक है। प्रत्यर्थी की परिभाषा याद रखेंगे, पीठासीन अधिकारी की परिभाषा याद रखेंगे, लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा याद रखेंगे, और कार्यस्थल की परिभाषा याद रखेंगे। परिभाषा में जो मैं गोला लगाया हूँ, राउंड लगाया हूँ, सर्कल बनाया हूँ, ठीक है, वो परिभाषा ही आप याद रखें, ज़्यादा परिभाषा याद रखें की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ लैंगिक उत्पीड़न के निवारण, चलिए इम्पोर्टेंट क्या है ये याद रख सकते हैं, उत्पीड़न के निवारण ये याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद रख सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 5, 6, 7, ठीक है। आपको 8 याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप याद रख सकते हैं 9, ठीक है, 10, 11, ठीक है, 12, 13, 14, 15, ये सब याद नहीं रखे तो भी चलेगा, ठीक है। फिर नियोजक के कर्तव्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिला अधिकारी की शक्तियाँ समिति का रिपोर्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखे तो भी चलेगा, ठीक है। ये भी याद नहीं रखे तो भी चलेगा, ये सारी चीज़ें 22, 23, 24, ठीक है।
आपको याद रखना इम्पोर्टेंट, 26 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने कहा, और 27 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 26 27। ठीक है, चलिए तो इतनी जो है याद रखेंगे, और ये सारी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 30 धारा है और 30 का 30 धारा आप याद नहीं रख सकते। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, क्लियर है बातें। तो ये सब आपका पूरा हो जाता है खत्म। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम 2013 हो जाता है खत्म। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर बचा क्या है। कहने का मतलब जो हम पढ़ रहे थे, जो हम देख रहे थे, महिला पर्यवेक्षक की सिलेबस पर चलते हैं, हमने कितनी चीज़ें पढ़ ली हैं और क्या क्या बाकी रह गया है। चलिए अब देखिए यहाँ पर तो एक तो हम देखे थे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, ये हो चुका है। दूसरा दहेज प्रतिषेध अधिनियम हो चुका है। तीसरा दहेज प्रतिषेध, छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध नियम 2004 हो चुका है। चौथा छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम हो चुका है। पांचवा बाल श्रमिक अधिनियम 1986 हो चुका है। छठा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 हो चुका है। सातवां बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम हो चुका है 2005। ठीक है, आठवां हम देख चुके हैं अभी कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न और निवारण प्रतितोष प्रतिषेध अधिनियम 2013। ठीक है, अब जो बच गया है हमारे पास, जो बच गया है 8 हो गए। 9वां हम देखेंगे वो क्या है भाई, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995, ये बाकी रह गया है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995, और एक और बाकी रह गया है जिसे हम कहते हैं, ठीक है, 10वें नंबर में अगर इसको पढ़ेंगे, किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 तथा संशोधन 2021 एवं नियम 2016 एवं संशोधन 2022। ठीक है, तो किशोर न्याय और जो है छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम, ये 2 बाकी रह गया है। तो 8 हमने देख लिए, 2 बाकी रह गए हैं। तो टोटल बोल सकते हैं महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी ज्ञान जो है, इससे संबंधित जो अधिनियम है वो कितने हैं, 10 हैं, और 10 में 8 देख चुके हैं और 2 बाकी रह गए हैं। ठीक है, और अब बोल सकते हैं आज 30वां क्लास है, 30 क्लास है भाई। ठीक है, आज 30वां क्लास है और 2 बाकी रह गए, तो मान के चलिए अब आपका बोल सकते हैं कि 3 से या 4 क्लास, अगर राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 को लेके चलूँ तो हो सकता है 1 क्लास में कंप्लीट हो जाए। और किशोर न्याय वाली जो अधिनियम है वो 2 से 3 क्लास लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें हैं, लगभग 112 अध्याय, सॉरी जो अध्याय की संख्या 12 है और 112 क्या है आपका धाराएं हैं। तो सोच सकते हैं इतना बड़ा जो है चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों बाकी हैं और दोनों की बात तो 30 क्लास हो गया, 33 या 34 क्लास तक होगा और आपका समाप्त हो जाएगा ये महिला पर्यवेक्षक में जो महिला और बच्चों से संबंधित जो योजनाएं हैं या कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की हम बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। धन्यवाद।
है।